गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने इंग्लिश की अगली क्लास के लिए। यह है आपका इंग्लिश का डे 3 और आज मैं आपको कुछ आगे की चीज़ें पढ़ाऊँगा जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सब मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा पहले का बता देता हूँ फिर शुरुआत करते हैं उससे आगे की। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि ग्रामर का मतलब होता है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। मैंने ये बताया था आपको लास्ट टाइम क्लियरली, ठीक है जी। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस मैंने ये बताया था, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने वर्ड्स के बारे में कुछ बातें की थी। आज मैं वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंसेस की भी बातें करूंगा, ठीक है। मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। वर्ड्स पे आ जाते हैं। मैंने एक रूल बताया था, एक फॉर्मूला बताया था आपको, जो इंग्लिश के हर एक सेंटेंस में यूज होता है। जहां से इंग्लिश शुरू होती है, आप ये कह सकते हो इनिशिएट वहीं से होती है। वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का, जिसमें से मैंने सब्जेक्ट की बात की थी और ऑब्जेक्ट की बात की थी और रह गया था आपका वर्ब, ठीक है जी। तो आज मैं यहीं से शुरू करता हूं। वर्ब, आज मैं आपको बताने वाला हूं वर्ब, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं और स्टार्ट करते हैं वर्ब से। तो देखिए, वर्ब, इसको आज हम समझेंगे कि वर्ब क्या होता है, ठीक है। वर्ब क्या होता है आज मैं आपको समझाता हूं। वर्ब का यूज कैसे करते हैं, एटीसी एटीसी। वर्ब, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश का। ये समझ के चलिए कि इंग्लिश में अगर कुछ सीखना है तो यही सीखना है, और नहीं सीखना है तो भी यही सीखना है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करती है इंग्लिश। वर्ब अगर आपको नहीं आएगा ना तो आप कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि अगर आप स्पीकिंग करते हो यू नीड दिस, इफ़ यू गो टू राइट समथिंग you need this, if you go to face any examination you need this, everywhere you need this, ठीक है जी। तो इसीलिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ब। तो वर्ब मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करके समझाता हूं, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है अगर आप समझ जाते हो तो। सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्ब कितने तरह के होते हैं, ठीक है जी। वर्ब कितने तरह के होते हैं। अभी पर्टिकुलर मैं आपको वर्ब चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके एक एक चीज उसके बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको वर्ब चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है प्रॉपर। अभी मैं आपको सेंटेंसेस के हिसाब से आप इजीली सेंटेंसेस में वर्ब का यूज कर पाओ, आप सेंटेंसेस बना पाओ, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको वर्ब बताने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से बताने जा रहा हूँ। तो जैसे बताऊं आप उस चीज को समझने की कोशिश करना। तो वर्ब यहाँ पर जो है दो तरह की होती है जो सेंटेंस में यूज होती है। नंबर वन, जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब्स। और एक होती है जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब्स। तो दो तरह की मैंने वर्ब्स यहां पे लिखी हैं, एक लिखी है मैंने हेल्पिंग वर्ब्स और एक लिखी है मेन वर्ब्स। जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका काम क्या होता है, और जो मेन वर्ब होता है उसका क्या काम होता है, इसको मैं आपको अभी समझाऊंगा। मैं पहले आपको बता दूं कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स मैं यहां पे लिख रहा हूं लाइक दिस, कि इज, एम, आर,
was, were, has, have, had, has been, have been, had been, और ETC लिख दे रहा हूं मैं अभी पूरे बने नहीं लिखे हैं हेल्पिंग वर्ब्स। ये मैंने यहाँ पे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिख दिए हैं, ठीक है जी। मेन वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे कि टीच, कम, गो, ये आपकी मेन वर्ब्स हैं, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि देखो इसके नाम में ही एक वर्ड आ रहा है हेल्प, तो हेल्प का मतलब होता है मदद करना। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये कुछ मदद करने वाला काम करता है, ठीक है, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ओके, और ये जो मेन वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मेन वर्ब, ये मेन एक्शन को बताता है। बेसिकली हम इसको एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है जी, एक्शन वर्ब्स भी कहते हैं। एक्शन का मतलब यही होता है काम करना, कोई भी काम करना, कोई भी एक्शन होना। देखो दुनिया में जितनी भी जीवित चीजें हैं ना, वो कोई ना कोई एक्शन जरूर करती है और कर रही है, ठीक है, और किया है। मतलब हम कोई भी चीज जो कर रहे हैं वो एक्शन है हमारा। एज हम कुछ देख रहे हैं अपनी आंखों से तो देखना एक्शन है, बोल रहे हैं अपने मुंह से कुछ बोलना एक्शन है, चल रहे हैं अपने पैरों से वो एक्शन है, ठीक है। कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो खाना हमारा एक्शन है, ठीक है। अगर हम किसी को ऐसे से बाय बाय कर रहे हैं तो ये हाथ हिलाना भी एक्शन है, ठीक है। तो एक्शन वर्ब्स, जो भी हम काम करते हैं वो सारा एक्शन होता है, तो उसी को इंग्लिश में मेन वर्ब कहा जाता है, मेन वर्ब, ठीक है जी। और हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैंने बताया कि ये हेल्प करते हैं, लेकिन किस चीज में हेल्प करते हैं, तो देखो क्या होता है कि जो समय है ना वो 3 भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में। 3 भागों में मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, एक हम बोलते हैं प्रेजेंट, एक हम बोलते हैं पास्ट, एक हम बोलते हैं फ्यूचर, ठीक है जी। तो 3 भाग हो गए ना, यानी कि समय जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। एक इंसान का प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है, बल्कि हर एक चीज का एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है, ठीक है। अगर मैं अपनी कोई बात कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है, या तो मैं प्रेजेंट में करूंगा, या तो मैं पास्ट में करूंगा, या तो मैं फ्यूचर में करूंगा, या मैं तीनों में ही करूंगा, ठीक है। तो ये समय को बताने के लिए बेसिकली ये जो मैंने यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स लिखी है ना, ये समय को बताने के लिए यूज होता है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। यानी कि जो एक्शन है, ये जो टीच, कम, गो लिखा है मैंने, ये जो एक्शंस हैं ये किस टाइम हो रहे हैं, आज हो रहे हैं, कल होंगे या कल हुए थे, ये हमें ये बताता है हेल्पिंग वर्ब्स। और कौन सा एक्शन हो रहा है ये हमें मेन वर्ब बताता है, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख देता हूं, वह फुटबॉल खेल रहा है। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि वह फुटबॉल खेल रहा है, ओके। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक वर्ड आ रहा है खेलना यानी कि खेल, और एक आ रहा है रहा है, ठीक है जी। तो खेल और रहा है ये दो चीजें, इनमें से एक जो है वो एक्शन है, दिस वन, ये एक्शन मतलब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा एक्शन है, ठीक है जी। अब इसमें 2 वर्ड और बचे हैं, वह और फुटबॉल। मैं इसको इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, ऐसे, ही इज प्लेइंग
फुटबॉल। वेरी सिंपल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहां पे ये जो प्लेइंग लिखा हुआ है और ये जो इज लिखा हुआ है, अगर हम इस सेंटेंस में से इन दोनों को गायब कर दें, हटा दें, नहीं चाहिए अपने को ये, ठीक है जी। अगर इनको हम हटा देते हैं, मान लो मैंने इन दोनों वर्ड को हटा दिया, तो अब देखो ये सेंटेंस है ही फुटबॉल। ना तो ये पता चल रहा है कि उसका फुटबॉल के साथ क्या हो रहा है, ना ये पता चल रहा है कि वो मतलब कब हो रहा है। यानी कि ये दो वर्ड से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर सेंटेंस बन ही नहीं पाया। ये अब सिर्फ दो वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस है ही नहीं, ये सिर्फ दो वर्ड्स हैं। ही एक अलग वर्ड है, फुटबॉल एक अलग वर्ड है। अब ये एक सेंटेंस नहीं है। ही फुटबॉल बोल करके आप क्या कर लोगे, टेल मी, क्या कर लोगे, किसको क्या समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं आई फूड, क्या आई अलग वर्ड है, फूड अलग वर्ड है, दोनों को एक साथ बोल दिया लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, ठीक है जी। इंडिविजुअली एक एक शब्द का मतलब निकल रहा है लेकिन उसका प्रॉपर एक मतलब नहीं आ रहा, एक सेंटेंस के रूप में एक मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है जी। तो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब, ठीक है, हम एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों के साथ ही कंप्लीट होता है, एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी आना जरूरी है और मेन वर्ब का भी आना जरूरी है, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वर्ब का आना जरूरी है, मतलब वर्ब आती है तो सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो कभी ऐसा भी होता है कि कभी हेल्पिंग वर्ब आए सिर्फ एक सेंटेंस में, और कभी ऐसा होता है कि सिर्फ मेन वर्ब आए, और कभी ऐसा होता है कि दोनों आए, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनता है। तो मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, अब थोड़ा सा आगे समझते हैं इसको, मैं आपको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूं। देखिए, मैंने अभी आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताया, तो उनमें उन दोनों ही वर्ब्स को मतलब एक एक करके समझते हैं तो क्लियरली समझ में आएगा आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे अब हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को समझ जाते हैं तो थोड़ा सा इजी रहेगा हमारे लिए। हेल्पिंग वर्ब, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। इसको समझना आप, बहुत सही रहेगा आपके लिए, समझ जाओगे तो। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जिसे हम प्राइमरी वर्ब्स भी कहते हैं, ठीक है, इसका नाम है प्राइमरी वर्ब्स भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको चाहो तो टेंस भी कह सकते हो, टेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लेट्स सी, इसमें यही होता है आपका इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके बाद हैज, हैव, हैड, फिर होता है आपका हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन, ठीक है। मैं चाहूं यहीं पे सेल और विल भी लिख सकता हूं लेकिन मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने लिखा है प्राइमरी वर्ब्स, ठीक है, या फिर आप इसको टेंस भी कह सकते हो। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और हेल्पिंग वर्ब्स भी होती है, वो भी मैं लिखूंगा अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले ये दूसरे वाले को समझ लेते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं मोडाल्स वर्ब्स, मोडाल्स या फिर मोडाल्स बोलते हैं, ठीक है। मोडाल्स वर्ब भी बोल सकते हो, मोडाल्स भी बोल सकते हो आप इसे, या फिर आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोल सकते हो, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्प करने वाली, ठीक है जी। या फिर हम इसको सेकेंडरी वर्ब्स भी कहते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया है कि
नाम में कुछ नहीं धरा। सेकेंडरी वर्ब्स। ओके, इसमें कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं अब मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं आपको। मैंने यहाँ पे शैल और विल नहीं लिखा है, ठीक है, मैं लिख सकता था वहां पे क्योंकि वो टेंसेस में आते हैं शैल और विल, लेकिन वहां नहीं लिख करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मॉडल्स में आप शैल और विल पढ़ते हो, ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, शैल हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है जी। शैल विल वुड हो गया, कैन कुड मे माइट हो गया। इसके बाद आप इसमें ऐसे भी बोल सकते हो, हैज टू, हैव टू, हैड टू और नीड टू। मैं इन सबको इसके साथ ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है, वो मैं आपको क्लियरली बाद में बताऊंगा, मतलब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा बाद में, अभी आप इसको इसी में समझ लो। ये जो मैंने वर्ब्स लिखी है यहाँ पे, ठीक है, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स है या सेकेंडरी वर्ब्स कह सकते हो आप इसको, और भी होती हैं थोड़ी सी, वो भी मैं लिख देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ, जैसे कि इज, एम, आर, सपोज टू। इसमें क्या हो रहा है, देखिए, इज सपोज टू, एम सपोज टू और आर सपोज टू, एक एक करके बोला जाता है। इसी तरह से इसका पास्ट भी हो जाता है थोड़ा सा, वॉज, वर, सपोज टू। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे जो लिख रहा हूँ सारा, ये सारी चीजें आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सेंटेंसेस में सिखाऊंगा। तो फिलहाल सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है, बस उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप इस चीज को समझो। तो देखो, प्राइमरी वर्ब्स मैंने आपको बताई, जिसमें टेंस के आ जाते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एक होता है डू, डज और डिड। एक्चुअली डू, डज, डिड जो है, ये हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये होता मेन वर्ब है, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब हम इसे यूज कर लेते हैं, ये होता मेन वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब से मॉडिफाई होकर यहां पर आया है, तो इसीलिए मैंने इसको टेंस में नहीं लिखा, ये अलग से लिखा है मैंने, ठीक है। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब्स, ओके जी। तो जैसे ये जो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बताई है, इसको इसी तरीके से याद रखना कि दो तरह की वर्ब्स होती हैं, एक प्राइमरी में आ जाती है, एक सेकेंडरी में आ जाती है, या फिर एक को हम टेंस कह देते हैं, एक को हम मोडाल्स कह देते हैं, ठीक है। ये आपकी सबसे बेसिक, सबसे शुरू की, सबसे जीरो लेवल की जो है वर्ब्स हैं, जो कि सबको आनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपकी शुरुआत होती है सेंटेंसेस की। जो जितनी बड़ी मिस्टेक और जितनी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, सब यहीं से होती है। इन्हीं वर्ब से सब कुछ पूछा जाता है और इन्हीं वर्ब से सारे सेंटेंसेस बनते हैं, इन्हीं पे सब डिपेंड करते हैं, क्योंकि देखो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला होता है, आपको पता है। तो वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब वर्ब पे आते हैं। ये मैंने वर्ब्स लिखी हैं यहाँ पे कुछ, ठीक है। इन वर्ब्स से पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, लेट्स सी। देखिए, जो मेन वर्ब्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो देखिए, मेन वर्ब्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं, दो तरह की कैसे होती हैं। एक को हम बोल देते हैं ट्रांजिटिव मेन वर्ब्स,
और एक को हम बोल देते हैं इंट्रांजिटिव मेन वर्ब। ठीक है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ठीक है, अब अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, इतना ही समझ लीजिए बस, क्योंकि अभी इसका जो सेंटेंसेस बताऊंगा मैं, इसमें इसका यूज नहीं है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव करके इसका यूज नहीं है। अभी आपको ट्रांजिटिव हो चाहे इंट्रांजिटिव हो, सारे यूज करने हैं। ठीक है, सारे यूज होंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में, एक्टिव वॉइस जो सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में चाहे ट्रांजिटिव हो चाहे इंट्रांजिटिव हो, दोनों ही यूज होते हैं। और पैसिव वॉइस सेंटेंस में ओनली ट्रांजिटिव मेन वर्ब ही यूज होता है। ठीक है जी, ये डिफरेंस है, इसलिए इसको पढ़ाया जाता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इसलिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी क्या है, सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हो, आप सिंपल सेंटेंसेस सीखोगे अभी। ठीक है, और बेसिकली सेंटेंसेस बनाना सीखोगे, क्योंकि यू आर लर्निंग फ्रॉम जीरो लेवल। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट यू नो नीड टू learn transitive or intransitive verbs, in described manner. This time, this is not necessary for you. I'm just telling you that you need to learn the differences of the verbs, basically helping verb and the main verbs. तो आप बस इतना ही समझ जाइए कि वर्ब्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात कर रहा था, तो ट्रांजिटिव, चाहे ट्रांजिटिव हो चाहे इंट्रांजिटिव हो, दोनों का ही यूज हमें अभी करना है, अभी हमें करना है, क्योंकि हम अभी एक्टिव वॉइस सेंटेंस सीख रहे हैं। ठीक है, शुरुआत एक्टिव वॉइस सेंटेंस से ही की जाती है। ठीक है, तो दोनों ही सीखना है आपको, अभी आपको इसमें फर्क करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको मैं समझा देता हूँ कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में फर्क क्या होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जो एक्शन किसी पे ट्रांसफर हो जाए उसे कहते हैं ट्रांजिटिव, और जो एक्शन किसी पे ट्रांसफर ना हो पाए उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं स्कूल जाता हूं, ठीक है, तो मैं पैदल चलूंगा या कैसे भी जैसे भी जाऊंगा तो मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा, लेकिन मेरे स्कूल पहुंचने से किसी दूसरे का ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। ठीक है, यानी कि किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मैंने उसे एप्पल दिया, मैंने उसे एप्पल दिया, तो मैंने क्या काम किया, मैंने काम किया देना, मैंने दिया, क्या दिया, एप्पल। किसको दिया, उसे। तो मेरा दिया हुआ एप्पल किसी को मिला होगा ना, किसे मिला होगा, उसे। यानी कि मेरा किया हुआ एक्शन किसी पे ट्रांसफर हो गया, मेरा एप्पल किसी पे पहुंच गया, उसके पास पहुंच गया। चलो उसका नाम रख देते हैं, मैंने राहुल को एप्पल दिया, तो मैंने जो एप्पल दिया वो किसको मिला होगा, राहुल को। यानी कि मेरा किया हुआ एक्शन जो है किसी पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, राहुल के पास पहुंच गया एप्पल, तो इसे बोल देते हैं ट्रांजिटिव। तो जब किसी चीज में, किसी सेंटेंस में आप कुछ कोई काम कर रहे हो और आपका एक्शन जो हो रहा है, जो आप एक्शन कर रहे हो, उससे किसी को फर्क पड़े, सामने वाले इंसान पे फर्क पड़े, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो जाए उस चीज में, आपका एक्शन उसे इफेक्ट करे, तो उसे कहा जाता है ट्रांजिटिव मेन वर्ब। और आपका एक्शन जो है मतलब किसी को इफेक्ट ना करे तो उसे कहा जाता है इंट्रांजिटिव मेन वर्ब। जैसे कि मैं बोलूं कि वह सो रहा है, तो उसके सोने से कुछ नहीं हो रहा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि वह उसे सो रहा है, क्या मतलब है इसका, नहीं हो पा रहा ना। वह उसे सेब दे रहा है, यहां पे हो रहा है। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, तब मैं आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही समझना काफी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कर रहा हूं मेन वर्ब्स की बात, तो देखिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हो गया। अब फाइनली आते हैं कि मेन वर्ब्स जो होती हैं, चाहे वो ट्रांजिटिव हो चाहे वो इंट्रांजिटिव हो, ठीक है, वो होती हैं दो तरह की। दो तरह की कहने का मतलब है कि एक
जिसे हम बोलते हैं रेगुलर मेन वर्ब्स, रेगुलर मेन वर्ब्स। ठीक है जी। और एक जिसे हम बोलते हैं इर्रेगुलर मेन वर्ब्स, इर्रेगुलर मेन वर्ब्स, रेगुलर इर्रेगुलर, दो तरह की मेन वर्ब्स हो गई। अब रेगुलर में क्या होता है, रेगुलर में क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसको बता देता हूं एक सेंटेंस से। एक लेते हैं एक मेन वर्ब, जैसे कि प्ले। प्ले एक मेन वर्ब है जिसका मतलब होता है खेलना। ठीक है, इसकी अगर हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा प्लेड, और अगर हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा प्लेड। सेम, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे देखिए ये हो रहा है कि जो ये ईडी वर्ड आया है ना, ईडी, मैंने यहां पे जो ईडी ऐड किया है दोनों में, ईडी ईडी, देख रहे हो आप, ईडी ईडी, प्ले प्लेड प्लेड, तो यहां पे जो मैंने ईडी ऐड किया है, बस इसी को रेगुलर मेन वर्ब्स कहते हैं। यानी कि जितने भी मेन वर्ब्स जो होते हैं उनके सेकेंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में अगर आप सिर्फ ईडी ऐड कर देते हो तो वो बन जाता है। अगर आप ईडी ऐड करके सिर्फ बना रहे हो, फर्स्ट फॉर्म में सिर्फ ईडी ऐड करो तो वो सेकंड बन जाएगा, और ईडी ऐड करो तो थर्ड बन जाएगा, तो इसी को रेगुलर मेन वर्ब कहा जाता है। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करनी पड़ती है। जब आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को याद कर लेते हो तो सारा का सारा सेकेंड फॉर्म और सारा का सारा थर्ड फॉर्म इजीली आप बना सकते हो, क्योंकि सिर्फ ईडी ऐड करना है, ज्यादा मेहनत है नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा, ये मेन वर्ब की जो मैं फॉर्म बता रहा हूं आपको कि मेन वर्ब की फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। देखो, मेन वर्ब्स यानी कि हमारे द्वारा किए जाने वाला एक्शन, जो भी हम काम करते हैं वो एक्शन। ठीक है, अब ऐसा होता है कि हमने जो एक्शन किया वो प्रेजेंट में किया, पास्ट में किया कि फ्यूचर में किया। ठीक है, ये उससे रिलेटेड होता है। यानी कि अगर हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो मे बी हम उसे प्रेजेंट में यूज करेंगे, मे बी हम उसे फ्यूचर में यूज करेंगे, लेकिन पास्ट में यूज नहीं करेंगे। मे बी कर भी सकते हैं, मैं बता दूंगा कैसे। ठीक है, इसी तरह से प्लेड जो है ये पास्ट फॉर्म हो जाती है, हम इसको पास्ट में यूज करेंगे। इसी तरह से प्लेड थर्ड फॉर्म है, इसे हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, मतलब इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, पास्ट में ही यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसको क्या है, टाइम के हिसाब से यूज करते हैं हम। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, सेकंड फॉर्म को और थर्ड फॉर्म को टाइम के हिसाब से यूज करते हैं, टेंस के हिसाब से यूज करते हैं। टेंस का मतलब वही जो अभी मैंने आप इससे पहले बताया था आपको, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है उसी को टेंस कहा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐड करनी होती है, यूज करनी होती है। ठीक है, आगे मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करता जाऊंगा। ठीक है, एक एक सेंटेंस में आपको उसको बताता जाऊंगा कि कहां पे कौन सी मेन वर्ब्स आती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, वो मैं आपको एडजॉइन करके बताता जाऊंगा। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने आगे लिखा है इर्रेगुलर मेन वर्ब्स। इर्रेगुलर मेन वर्ब्स का मतलब होता है कि ऐसी मेन वर्ब्स जो मतलब ईडी लगा करके सिर्फ ना बनती हो, अलग अलग तरीके से बनती हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं कम। अब देखिए यहां पे कम है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैं लिख देता हूं केम, और मैं लिख देता हूं कम। अब यहां पे क्या हो रहा है, देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म COME है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म CAME है, केम, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म COME है। यानी कि ये तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हो गया। ठीक है, पहला दूसरा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये अलग हो गया। अच्छा, एक और लिखता हूं, देखिए जैसे कि ये लिखा है मैंने READ, इसका मतलब होता है रीड। चलिए इसको फिर से लिखते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, तो फिर से मैंने लिख दिया, देखिए फिर से मैंने रीड ही लिख दिया है ना। अच्छा, इसकी थर्ड फॉर्म भी लिख देते हैं, तो देखिए थर्ड फॉर्म भी मैंने लिख दी, सेम ही लिख दी है, मतलब कोई स्पेलिंग चेंज नहीं किया मैंने, तीनों जगह पे रीड 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 लिखा है। लेकिन
देखिए लिखने में तो ये रीड 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 ही है, तीनों जगह मैंने रीड 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 कर दिया है, लेकिन बोलने में ये रीड रेड रेड हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसकी सेकंड फॉर्म बोलेंगे ना, प्रोनाउंस करेंगे, तो रीड रेड, थर्ड फॉर्म रेड, ऐसे हो जाएगा। चलिए मैं अब आपको पूरा बताता हूं। ये देखिए मैंने कुछ मेन वर्ब्स निकाल के रखे हैं आपके लिए, अब मैं इसकी हेल्प से आपको समझाता हूं। ये जो मेन वर्ब है यहां पे देख रहे होंगे आप, जैसे मैंने लिखा है आना, है ना, आना मतलब कम, केम, कम, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से पूरा लिख दिया है मैंने, देखो लिखा है ना, फिर लिखा है मैंने देखो उठाना, लिफ्ट, लिफ्टेड, लिफ्टेड, फिर है उबालना, बॉयल, बॉइल्ड, बॉइल्ड। तो ये जो मेन वर्ब्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं, देखिए ये एक बेसिक नॉलेज है कि आपको रेगुलर और इरेगुलर पता हो, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है, बस फायदा इतना ही है कि बस आपको पता होता है कि हाँ जी यहाँ पे कुछ डिफरेंट आएगा, ईडी नहीं आएगा। बेसिकली होता क्या है कि जहाँ पे ईडी लगाना होता है सिर्फ, उन वाले मेन वर्ब्स को याद करना आपको वेरी इजी, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो इरेगुलर मेन वर्ब्स होती हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों ही डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो आपको तीनों ही याद रखना पड़ता है कि इसकी सेकंड फॉर्म में क्या आएगा, इसकी थर्ड फॉर्म में क्या आएगा। जैसे कि होता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, यानी कि स्पीक अलग है, स्पोक अलग है, स्पोकन अलग है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ज्यादा बहुत बड़ा मतलब इसमें इशू नहीं है। क्या करना होता है कि किसी का जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसका सेकेंड फॉर्म सेम होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सेम, थर्ड फॉर्म अलग। ठीक है जी, लेकिन होता क्या है जब हम बोलते हैं, बोलने में यानी कि प्रोनाउंस करने में वो अलग हो जाता है, सेकेंड फॉर्म उसकी अलग तरीके से बोली जाती है। या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, कट, CUT, कट, कट मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है कट, 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 मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही है, कट, 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 कटेड, कटेड, कटेड नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये जो मेन वर्ब्स मैंने यहाँ पे जितनी यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको, इन मेन वर्ब्स को क्या करना होता है, इसको याद करना होता है, आपको एक बार इसको याद करना होता है। देखिए यहाँ पे जो मैंने मेन वर्ब्स लिख रखी हैं, ये वही मेन वर्ब्स हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। तो अगर आप इसे एक बार यूज कर लेते हो, आप इसे याद कर लेते हो, तो आपको यूज करना वेरी इजी हो जाएगा और दोबारा आप इसे भूलोगे नहीं। क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि ये वो मेन वर्ब्स हैं जो हम ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की मेन वर्ब्स की मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, पूरी लिस्ट बना रखी है जो मैं आपको दे सकता हूं। ठीक है, तो मैं उसका कर दूंगा कि किस तरह से आपको देना है, उसे अटैच करके या फिर PDF फाइल बना करके, जो भी करके मतलब देना है वो मैं कर दूंगा साथ ही साथ। ठीक है जी, अच्छा अब मैंने यहाँ पे आपको ये बताया है कि मेन वर्ब की जो है 3 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म होती हैं। चलिए एक फॉर्म मैं आपको और बता देता हूँ, एक दो फॉर्म और होती है वो भी बता देता हूँ, वो एक्चुअली उस तरह से नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये मैंने लिख दी यहां पर। ठीक है, अब ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म जो मैंने लिखी है, ये कैसे समझेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे कि एक मेन वर्ब लेते हैं स्पीक, स्पीक मतलब होता है बोलना। ठीक है जी, अब इसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है वो होती है स्पोक, SPOKEN। ठीक है जी, स्पोकन। इसके बाद मैंने इसकी थर्ड फॉर्म लिखी है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ओके, अब ये जो मेन वर्ब की मैंने फोर्थ फॉर्म लिखी है ना, ये एक्चुअली क्या होती है, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, ING ऐड कर देते हैं। बस होता क्या है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लो प्लस उसमें आप ING ऐड कर दो।
तो इसी को मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कह देते हैं, सिंपल। अच्छा, ये जो फिफ्थ फॉर्म है इसमें क्या करना होता है, तो इसमें जी कुछ नहीं करना होता, स्पिक लिखो और एस या ई एस लगा दो, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन होगा ये कि आप इसमें एस या ई एस ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। ये सभी फॉर्म्स के साथ होती है, सभी मेन वर्ब्स के साथ होती हैं। आप जितनी भी मेन वर्ब्स याद करोगे उसको इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म लिखी है ना मैंने, ये आप इस तरह से बना सकते हो। सब में आईएनजी लग जाती है, सब में एस या ई एस लग जाता है। एस या ई एस कैसे लगता है आगे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है, डिस्क्राइब कर दूंगा। तो ये मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है। इतना काफी है आपके लिए, इतना मतलब अगर आप समझ जाते हो तो समझो बहुत समझ लिया आपने। अब थोड़ा सा सेंटेंसेस पे आते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता देता हूं। अब देखिए जो सेंटेंसेस होते हैं, आज हम कुछ सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं। सेंटेंस, मैंने आपको अभी ये समझाया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों के हेल्प से सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा होता है कि सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, या तो मेन वर्ब यूज होगा, या तो दोनों ही यूज होगा, ठीक है जी। तो अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, मेन वर्ब यूज नहीं कर रहे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब्स मैं ले रहा हूं, जिसमें कि जैसे कि ये है इज, एम और आर, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसी के अपोजिट ले लेते हैं हम वॉज, वर, ठीक है जी। विद द यूज ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स हम एक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है, ओके। तो यहां पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वह एक अच्छा लड़का है। तो इसे मैं इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, ही, और यूज करूंगा इज, ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पे मैंने किसका यूज किया, इज का। हो क्या रहा है कि यहां पे मैं किसी मेन वर्ब का यूज नहीं कर रहा हूं, सिंपली मैं हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहा हूं और सेंटेंस बन जा रहा है। तो इसे कहा जाता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस यानी कि सिंपली आप बना लो इसको, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह आपका सब्जेक्ट हो गया, या आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और इसको आप ऑब्जेक्ट मान सकते हो, वैसे ही अदर्स है, लेकिन आप इसे ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। अभी फिलहाल आप ऑब्जेक्ट बोलो। अगर इसको हम पास्ट में कर दें तो बहुत सिंपल है, वह एक अच्छा लड़का था, ठीक है जी। वो एक अच्छा लड़का था, अब नहीं है, पहले था। ही, तो यहां पे क्या हो जाएगा, था आ गया ना, तो सिंपल वॉज कर देंगे हम, ही वॉज अ गुड बॉय, हो गया, ही वॉज अ गुड बॉय, वॉज आ गया। अब देखो ये दोनों सेंटेंस में मैंने देखिए ही का यूज किया है, आ गुड बॉय का यूज किया है। यहाँ पे भी देखिए बस जो चेंजेस आए हैं ना वो हेल्पिंग वर्ब के आए हैं। वहां पे इज है, यहाँ पे वॉज है, बस इतना ही चेंज आया है। ये जो हेल्पिंग वर्ब के जो चेंजेस होते हैं ना, ये टाइम बदल देते हैं। ये देखो बदल गया ना, था हो गया, और यहाँ पे है हो गया। तो इसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो इसी तरह के और भी सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस आप बना सकते हो। जैसे कि वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, यह मेरी क्लास है, इट्स माई क्लास। और ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बोलते भी हैं। और छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखने से ही इंग्लिश आती है। एकदम से बहुत बड़ी अगर आप चाहोगे ना सेंटेंस बनाने का तो दिक्कत आएगी, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब
का कॉम्बिनेशन अगर आप समझ जाओ तो आई एश्योर यू कि आपको इंग्लिश आ गई, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद की चीज़ों में कुछ नहीं है, आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ड्स हैं और उन वर्ड्स को बस अरेंज कैसे करना है, उसको कनेक्ट कैसे करना है, बस ये आना चाहिए, जो कि चुटकियों का खेल है, मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है ये ना आना सबसे बड़ी दिक्कत करता है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब मैं इसके पीछे लिख देता हूं सिंपल सेंटेंस। ठीक है जी, ये है सिंपल सेंटेंस, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में, हो गया। अगर मैं इसके रूल की बात करूं कि इसका कोई रूल होता है क्या, तो बहुत सिंपल रूल होता है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब ऐड करो, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ऐड करो। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिर्फ इज, एम या आर यही आती है अगर प्रेजेंट में है तो, और अगर पास्ट में है तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में आपका आ जाता है वॉज और वर। ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये हो गया पास्ट में। और अगर बात करें फ्यूचर की, अब आप कहोगे फ्यूचर में क्या होता है फिर, हैं? तो देखो फ्यूचर में क्या होता है ना, जैसे इसी सेंटेंस को अगर हम फ्यूचर में बनाएंगे कि वह एक अच्छा लड़का था की जगह पे होगा, यहां पे अगर आप होगा करोगे कि वह एक अच्छा लड़का होगा, फ्यूचर का ये मतलब है ना, यही है ना फ्यूचर का मतलब, होगा। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, बस विल बी या शैल बी का यूज करना है, बस हो गया। ये विल बी आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे वॉज जो लिखा है ये विल बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ही विल बी अ गुड बॉय, सिंपल। तो वो हो गया फ्यूचर आपका। ठीक है, तो फ्यूचर भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। अभी आप प्रेजेंट में और पास्ट में पहले इतना सीखो, ठीक है, फिर फ्यूचर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस के बाद मैं अगला सेंटेंस और बताता हूं आपको एक। ठीक है, ये वाला देखिए, ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होता है, लेट्स सी, सिंपल सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम हैज हैव का यूज करेंगे। देखिए सिंपल सेंटेंस में इसमें हम किसका यूज करेंगे, हैज हैव का। चलिए एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, जैसे कि उसके पास एक पेन है, ये एक एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस का। अब मैं इसे इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, यहां पे मैंने हैज का यूज किया। ठीक है, अगर इसी को मैं पास्ट में करना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, लेट्स सी। देखिए उसके पास एक पेन था, एक पेन था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ही हैड अ पेन, हो गया, ही हैड अ पेन। अब मैंने वहां पे हैज का यूज किया, यहां पे हैड का यूज किया। ठीक है जी, क्योंकि वो प्रेजेंट में और ये पास्ट में। और अगर मुझे ये बोलना हो कि उसके पास एक पेन होगा, वो फ्यूचर हो गया। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, ही विल हैव अ पेन, ही विल हैव अ पेन, विल के साथ हैव लगा के बोलूंगा। ठीक है, तो अगर इसका रूल समझाऊं मैं आपको, तो बहुत सिंपल सा रूल है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए,
उसके बाद आप हैज़ और हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं ये याद करना भी सिखाऊंगा कि इसको हम याद कैसे करते हैं। हैज़ और हैव, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आप इसमें ऐड कर देना। अभी फिलहाल इसको आप ऑब्जेक्ट ही समझो। ठीक है, इसका जो रूल है वो सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आप इसके बाद हैड यूज करोगे और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे। ये लीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक मैं बहुत ही अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए, सेंटेंस जो होता है ना, कोई भी सेंटेंस जो होता है उसको पहचानने का एक तरीका होता है कि वो सेंटेंस कहाँ से आया है, कैसे बनेगा इंग्लिश में। तो देखो, अगर आप हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बना रहे हो तो उसकी पहचान होती है उसका एंडिंग वर्ड। जैसे ये जो लिखा है ना, है, ठीक है, ये इसकी पहचान है या था। इसी से पता लगेगा कि उस सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है। और देखिए, इसमें एक चीज और आ रही है, के पास, उसके पास, उसके पास, के पास है, के पास था। ठीक है, के पास है और के पास था। तो ये जो चीज है, के पास और ये जो था है, ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स सी, इस सेंटेंस के एंड में, यानी कि किसी भी सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके एंड में है आ रहा है और के पास के साथ है आ रहा है, के पास है, जैसे कि मेरे पास है, उसके पास है, हमारे पास है, ये वाला सेंस आ रहा है, तो आपको हैज हैव यूज करना होता है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, के पास है। ठीक है जी, के पास है। और अगर इसको पास्ट में करना हो तो के पास था, ये हो जाता है, के पास था। ठीक है, और यहां पे हो जाता है के पास है, इतना ही होता है। चलिए, अब मैं एक चीज और बता रहा हूं इसमें, अगर आप उसे याद कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें क्या होता है, आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही होता है, शी होता है और इट होता है, या किसी का नाम होता है इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा किसी का नाम होता है, जैसे कि राहुल। ठीक है, फिलहाल इतना ही समझिए। तो हमें क्या करना होता है, ये आई वी यू दे यहां तक, इन सब के साथ आप हैव यूज करो। ठीक है जी, हैव। और ये जो ही शी इट लिखा हुआ है ना, ये राहुल लिखा हुआ है, इस सब के साथ आप हैज यूज करोगे। ठीक है, बेसिकली अगर आप इसको इस तरह से बोलो, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, और ही हैज, शी हैज, इट हैज और राहुल हैज। इसको अगर आप एक बार बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज या राहुल हैज। ठीक है, अगर आप इस तरह से बोल के प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो आपको वेरी इजीली याद हो जाएगा और ये आपके बहुत सारे क्वेरीज को, बहुत सारे सेंटेंसेस को सॉल्व कर देगा ये फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताया है, आई वी यू दे के साथ हैव और ही शी इट के साथ हैज, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। आपको ये नहीं करना है कि आई के साथ कभी हैज लगा रहे हो या सी के साथ कभी हैव लगा रहे हो। ठीक है, लेकिन हाँ, गलती हो सकती है जब आप कहीं पे कुछ बोलोगे इंग्लिश में। ठीक है, जैसे कि यार मेरे पास तो देख आज खाना नहीं है, आज तो मैं लंच नहीं लाया, लेकिन वो लाया है, यानी कि उसके पास है। तो हमें इंग्लिश में कैसे बोलना होगा, आई डोंट हैव लंच टुडे बट ही हैज, आई डोंट हैव, ही हैज। ठीक है, हमने ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो ये तभी बोल पाओगे आप जब आपको ये कॉम्बिनेशन याद रहेगा। और याद कैसे रहेगा, प्रैक्टिस से। बिना प्रैक्टिस किए आपको ये कॉम्बिनेशंस याद नहीं रहने वाले। कॉम्बिनेशन का कहने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो सब्जेक्ट है आपका ये, और ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आपको इसको बार बार बोल करके रिपीट करना है जब तक आपको ये याद ना हो जाए। यानी कि आई वी यू दे, ठीक है, हैव,
इसके साथ क्या आएगा? हैव। आप इसको एक एक करके बोलोगे। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, ही हैज, शी हैज, इट हैज, राहुल हैज, लाइक दिस। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? क्योंकि इसके बाद कुछ बचता नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऐड करना है। आपने बोला वी हैव, कुछ भी लगा दो। वी हैव चेयर, वी हैव पेन, वी हैव लैपटॉप, आई हैव मोबाइल फोन, कोई भी चीज बता सकते हो आप, ठीक है? लेकिन आपको ये कॉम्बिनेशन याद रहेगा जभी तो। चलिए मैं इसको एक और तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको और थोड़ा सा इजी हो जाए याद करने में। जैसे कि इसको आप ऐसे बोलोगे, आई हैव, इसके बाद कुछ और लगाओ, कुछ और मतलब कोई भी एक नाम लिख सकते हो, कोई भी एक चीज लिख सकते हो। मैं यहाँ पे बेसिकली चीज लिख देता, किसी भी वस्तु का नाम यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। वस्तु आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुको। यू हैव, ठीक है? फिर है दे हैव, और ही हैज, शी हैज, ठीक है जी? इट हैज। तो ये आपको बोलना है। इसके आगे जो मैंने फिलिंदा ब्लैंक्स छोड़ा है ना, इसमें कोई भी सामान का, कोई भी चीज का आप नाम डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे पेन लिखा है तो आप सिर्फ सामान ही डाल सकते हो। इसको ऐसे भी बोलते हैं हम। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे कि अगर आपको ऐसे बोलना हो कि मुझे बुखार है, या फिर मुझे सर दर्द है, ठीक है? मुझे बुखार है, चलो यही लिख लेते हैं, मुझे बुखार है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है? चलो, मुझे बुखार है, ये मैंने लिख दिया। तो इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? तो देखो इसे इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, आई हैव फीवर। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मैंने आई के साथ हैव लगाया है और फीवर लिखा है, ठीक है? और मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे बुखार है। इस मुझे को मैं लिख सकते हैं क्या? मैं बुखार हूं, या मैं बुखार है? नहीं लिख सकते ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे बुखार है, मतलब बुखार किसे है? मुझे, यानी मेरे अंदर है, यानी मैं इस चीज को फील कर सकता हूं, मेरे पास है, ठीक है? तो जब सेंटेंस में मेरे पास ना भी आए, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में मेरे पास नहीं आता है, ठीक है? मेरे पास नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे कुछ और लिखोगे, तब भी आपको आई लिखना है, आई के साथ है भी लिखना है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझाया। अब जैसे मुझे ऐसे बोलना हो, मेरे दो भाई हैं, दो भाई हैं, ये एक सेंटेंस है, मेरे दो भाई हैं, ठीक है? तो मैं उसे इसे इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? तो इसे भी इंग्लिश में ऐसे ही बोला जाएगा, आई हैव टू ब्रदर्स, ठीक है? आई हैव टू ब्रदर्स ऐसे बोला जाएगा। हिंदी में ऐसे ही बोला जाता है कि मेरे दो भाई हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि मेरे पास दो भाई हैं, ठीक है? मेरे दो भाई हैं जब कोई बोलता है तो इसकी फीलिंग यही होती है कि मेरे पास दो भाई हैं, ठीक है? तो आप इस तरह से आप बोलोगे कि आई हैव टू ब्रदर्स। यहां पे भी देखो, मेरे पास नहीं आया है, इस सेंटेंस में भी मेरे पास नहीं आया है, इस सेंटेंस में भी मेरे पास नहीं आया, दोनों में ही नहीं आया, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको क्या लिखना है? आई हैव, ठीक है? तो हो क्या रहा है बेसिकली कि जब मैं, मेरे या मुझे, इनमें से कुछ भी आए तो आपको क्या लिखना है? आई। तुम, तुम्हारे या तुमसे, ठीक है? तुम्हें, तुम, तुम्हारे या तुम्हें, ठीक है? तो यू,
इसी तरह से वे, उनके या उन्हें अगर आता है सेंटेंस में तो हम दे बोलते हैं। उसे या उसके, ठीक है, ये आए तो हम क्या लिखेंगे, ही, या अगर फीमेल है तो शी, ठीक है, सब्जेक्ट ही आएगा। या इसे या इसके ये आए तब भी हम इट लिखेंगे। ठीक है जी, के पास नहीं आ रहा है फिर भी आपको क्या लिखना है, यही लिखना है, आई वी यू दे, ही शी इट, यही यूज करना है। वी नहीं लिखा मैंने, लिख देता हूं, ये लो, जैसे कि हमें या हमको, ठीक है, तो यहाँ पे वी आ जाएगा। आप यहाँ पे चेंज करके देख सकते हो, जैसे कि मुझे लिखा हुआ है ना, तो ये रहा मुझे, मुझे की जगह तुम्हें कर दो, तुम्हें बुखार है, ठीक है, उन्हें कर दो, उन्हें बुखार है, उसे कर दो, उसे बुखार है, ठीक है, इसे कर दो, इसे बुखार है, हो नहीं सकता, नॉन लिविंग थिंग है, और हमें बुखार है, ठीक है, तो इस आई की जगह पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि आई हैव फीवर की जगह पे हो जाएगा यू हैव फीवर, दे हैव फीवर, ठीक है, ही हैज फीवर, शी हैज फीवर, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। अगर इसको पास्ट में करना हो तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी जगह पे हैज हैव लगा है, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे मैंने हैव लिखा है ना, तो उतनी जगह पे हैड लग जाएगा, बस, और कुछ नहीं होगा। जैसे कि आई हैव फीवर लिखा हुआ है तो आप कर दोगे आई हैड फीवर, यू हैव फीवर तो यू हैड फीवर, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से सिंपल सेंटेंस को सीखा जाता है, इसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस। चलिए बाकी बातें मैं आपसे कल करूंगा, इसके बाद मतलब आगे की क्लास में और सेंटेंसेस बताऊंगा, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही ठीक है, फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय।